हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम केमिकल काइनेटिक स्टार्ट किए थे और इस चैप्टर में बेसिकली मैंने बताया था कि हम तीन चीज़ों के बारे में बेसिकली हम पढ़ते हैं। पहला है रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द थर्ड इज़ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो लास्ट क्लास में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें जितनी भी चीज़ें जाननी थी हमने वो जान लिया। अब हम नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मेन सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूम होगा वो इसी में कंज्यूम होगा। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन भी लगभग एक वीडियो में हो जाएगा, लेकिन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन इसमें टाइम लगेगा। हाँ, एक क्विक रिविजन अगर हम देखें क्या हमने पढ़ा था, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे तीन टाइप के रिएक्शन होते हैं, फास्ट और इंस्टेंटेनियस, स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। हम मॉडरेट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन ए कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। वैसे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के लिए निकालते हैं, तो सी और डी के लिए हमने निकाला था, तो चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम, और वैसे चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम। यूनिट देखा था हमने, मोलारिटी पर सेकेंड होता है, और गैसियस कंपोनेंट के नाम एटीएम पर सेकेंड या बार पर सेकेंड भी ले सकते हैं। फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे उस पर बेस्ड। रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाला था। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वैसे ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। वैसे ही प्रोडक्ट के लिए लिखें तो रेट ऑफ appearance of C upon C and rate of appearance of D upon D। और ये रिलेशन कब वैलिड है, कब यूज़ कर सकते हैं हम? तभी यूज़ कर सकते हैं जब सारे रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स सेम फेज़ में हो। सेम फेज़ में होना उनका काफ़ी ज़रूरी है, तभी हम ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। रेट्स को हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड करा हमने, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट जो हम एक टाइम इंटरवल में हम निकालते थे, और इंस्टेंटेनियस रेट जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे निकालते थे। एवरेज रेट के लिए हम C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 नेगेटिव ऑफ इसका लेके निकालते थे, और इंस्टेंटेनियस रेट हम स्लोप से निकालते थे। स्लोप हो गया या फिर dC/dt करके निकालते थे, और फंक्शन ऑफ टाइम दिया है कंसंट्रेशन, तो उसे डिफरेंशिएट करके हम निकालते हैं। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे और या till here we have done. So next is factors affecting rate. Factors affecting rate. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं? पहले हम वो लिख लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, या ऐसा लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर और गैस, जब गैस हो तब कंसंट्रेशन, तो दोनों का लिख सकते हैं। फिर हो गया टेम्परेचर। थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। फोर्थ इज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ये चार जो है बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, और भी कुछ कुछ होते हैं जैसे नेचर ऑफ सब्सटेंस हो गया, नेचर ऑफ सब्सटेंस, या फिर स्टेट बोल दें, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, कौन से स्टेट में, लिक्विड फेज में, वेपर फेज में, या सॉलिड में, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। और सिक्स्थ जैसे प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटोकेमिकल रिएक्शन जैसे होता है, तो प्रेजेंस ऑफ लाइट। और भी फैक्टर्स होते हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं। मेन हमें जो है इन चारों के बारे में ही पढ़ना है। ये तीन ही, मतलब ऊपर के तीन जो हैं, तीन चार, इन्हीं के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन से, कि हाउ द कंसंट्रेशन और द पार्शियल प्रेशर अफेक्ट द रेट। effect of concentration और partial pressure।
हाँ, रेट लॉ इसके लिए एक लॉ है जिसे हम बोलते हैं रेट लॉ। तो हम सबसे पहले उसमें ये देखते हैं, रेट लॉ। रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, इसे हम के से डिनोट कर रहे हैं। तो ये क्या है रेट लॉ? तो रेट लॉ जो है ना एक एक्सप्रेशन है जो हमें रेट ऑफ एक्टिव मासेस, ये जो कंसंट्रेशन है ना रिएक्टिंग मिक्सचर का, उसके बारे में हमें बताता है। सो विल राइट द डेफिनेशन पहले। रेट लॉ is an expression which relates rate with active masses। और active mass क्या है? active masses, ये concentration बोल सकते हैं, concentration of reacting mixture। सो जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम, वही सेम रिएक्शन, हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम ले रहे हैं, ए प्लस बी इट गिव्स सी प्लस डी। तो जैसे ये रिएक्शन है, तो रेट लॉ ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया कि रेट क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की पावर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है ये हमें नहीं पता, ये हम आगे देखेंगे। तो ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है, इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट इनटू ए की पावर अल्फा एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। तो यही एक्सप्रेशन है रेट लॉ का। यहाँ पे हम लिखेंगे कि वेयर ए इज एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ ए के क्या है, रेट कांस्टेंट या फिर हम इसे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन, या इसे हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट। अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है, तो इसे हम ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब अल्फा इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बीटा इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। और ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा को हम बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर। सो दिस वाज रेट लॉ। रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए की कंसंट्रेशन की पावर अल्फा इंटू बी की कंसंट्रेशन की पावर बीटा। अब इस हमने जो पढ़ा है इसमें बहुत सारे न्यू टर्म्स हैं, एक्टिव मास, रेट कांस्टेंट, इन सब के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में जानना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं एक्टिव मास। ये एक्टिव मास क्या होता है, बार बार ये टर्म आ रहा है ना, एक्टिव मास ऑफ ए। व्हाट इज एक्टिव मास? तो इसमें क्या है कि अगर सब्सटेंस जो है वो किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है, मतलब कि वो सोल्यूशन बना रहा है, तो वहाँ पे एक्टिव मास जो है उसकी मोलारिटी को लेते हैं। अगर कोई सोल्यूशन है उस तो सॉल्वेंट और कोई सब्सटेंस अगर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है, उस सोल्यूशन के लिए टू फॉर्म अ सोल्यूशन इट्स एक्टिव मास इज द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन। अगर कोई गैशियस कंपोनेंट है तो उस केस में मोलारिटी या फिर उसका पार्शियल प्रेशर, दोनों ही हम ले सकते हैं एज एक्टिव मास। और अगर कोई प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड है तो उसके लिए कांस्टेंट होता है, उसके लिए एक्टिव मास कांस्टेंट होता है। और हम अपने कन्वीनियंस के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त उस कांस्टेंट को 1 कंसिडर कर लेंगे। तो 3 पॉइंट्स जो मैंने बोला उसे हम लिखते भी हैं। क्या क्या 3 पॉइंट्स हैं कि अगर कोई सोल्यूशन है या कोई सब्सटेंस डिसॉल्व है सॉल्वेंट में तो उसके लिए एक्टिव मास उसकी मोलारिटी होती है। गैशियस कंपोनेंट के लिए मोलारिटी या फिर पार्शियल प्रेशर ले लें, और प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड के लिए कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को हम अपने कन्वीनियंस के लिए 1 ले सकते हैं। सो विल राइट फॉर सब्सटेंस dissolved in solvent
to form a solution, its active mass is taken as its molarity. Second है for gaseous component active mass can be taken as molarity or partial pressure. Molarity or partial pressure. Third is for pure solid, comma pure liquid, active mass is constant. And we can consider it to be 1. तो सोल्यूशन के लिए मोलारिटी हो गया, गैशियस कंपोनेंट के लिए मोलारिटी और पार्शियल प्रेशर हो गया, और प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड के लिए एक्टिव मास को हम 1 कंसिडर कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल हाँ ठीक है. ये एक्टिव मास तो हो गया. इसके बाद रेट कांस्टेंट के बारे में हम जानते हैं थोड़ा. रेट कांस्टेंट के जो हमने अभी देखा, रेट कांस्टेंट के. तो रेट कांस्टेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे रेट कांस्टेंट जो है वो इक्वल होता है रेट के. रेट कांस्टेंट रेट के कब इक्वल होगा, हमने जो अभी देखा, कहाँ गया, रेट कांस्टेंट जो है के वो रेट के तभी इक्वल होगा जब ए भी 1 हो जाए, 1 की पावर अल्फ़ा, और ये बी का कंसंट्रेशन भी 1 हो जाए, 1 की पावर बीटा. 1 की पावर कुछ भी डालेंगे तो वो तो 1 ही रहेगा, तो R इज इक्वल्स टू के आ जाएगा. सो व्हाट इज़ रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट. Rate constant is equal to rate at unit concentration of reactants. So we'll write this point. Rate constant is equal to rate at unit concentration of the reactants. फिर रेट कांस्टेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी कांस्टेंट्स आएंगे, रेट कांस्टेंट हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितने भी आते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. तो सिमिलरली रेट कांस्टेंट भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और साथ साथ एक और चीज़ पे, कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है. रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट. इस फॉर्मूला को देख के हमें ऐसा लग सकता है कि यहाँ से हम बोल सकते हैं के इज इक्वल्स टू आर अपॉन ए की पावर अल्फ़ा, बी की पावर बीटा, और फिर यहाँ से बोल सकते हैं कि के जो है ना वो इसके कंसंट्रेशन पे और इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली रिलेटेड है. लेकिन ये चीज़ गलत है, नहीं, ऐसा नहीं होता है. रेट कांस्टेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है. इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. और रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर बढ़ा दें तो ये ओवरऑल इसमें इनटू है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इफ़ के इंक्रीजेज सो आर ऑल्सो इंक्रीजेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. सो रिएक्शन हैविंग हायर रेट कांस्टेंट विल बी फास्टर. फिर यूनिट इसकी बात करें रेट कांस्टेंट की, तो वो क्या हो जाएगी, के का यूनिट क्या होगा, रेट का जो यूनिट होता है अपॉन कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है.
तो वो हम डिराइव करेंगे आगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले लिख लेते हैं जो मैंने इसके पहले बोला। क्या था पहला? तो कि रेट कांस्टेंट जो है वो इक्वल टू रेट होगा एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। तीसरा वो पॉइंट भी लिख लेते हैं कि रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन concentration of reactants। फोर्थ है जितना ज़्यादा के का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा रेट होगा। मतलब रिएक्शन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ के, रिएक्शन हैविंग a higher value of k will be faster। और फिफ्थ है यूनिट, उसका देखते हैं हम। यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। तो अगर nth और मतलब रेट r इज इक्वल्स टू a की पावर k इंटू a की पावर, ऑर्डर यहाँ पे लिख रहा है जैसे कि वहाँ पे अल्फ़ा लिखा था हमने ना, तो यहाँ पे n मान लेते हैं। फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन लिख लेते हैं, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हम रेट कांस्टेंट डिराइव कर रहे हैं। ओके यूनिट, तो r इज इक्वल्स टू क्या हो गया, k इंटू a की पावर n। तो हमें k का चाहिए, तो k इज इक्वल्स टू r अपॉन a की पावर n। और इसकी हम बात करें कंसंट्रेशन ही तो है, तो इसका क्या हो जाएगा, मोलारिटी की पावर n। और रेट का क्या होता है, रेट का होता है मोलारिटी पर सेकेंड यूनिट था ना, तो मोलारिटी अपॉन टाइम। तो k का यूनिट क्या आ जाएगा, मोलारिटी अपॉन टाइम इंटू मोलारिटी की पावर n विच इज़ इक्वल्स टू मोलारिटी की पावर 1 माइनस, ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अपॉन टाइम। तो यही होता है यूनिट। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलारिटी की पावर 1 माइनस n इंटू टाइम की पावर -1। दिस इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो जनरली हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हैं। तो फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन तो n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, मोलारिटी की पावर 1 एंड टाइम की पावर -1। या इसे ऐसे लिख सकते हैं, मोलारिटी पर सेकेंड, टाइम को अगर सेकेंड में ले तो। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। तो मतलब समथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, तो ये हो जाएगा सिर्फ टाइम की पावर -1। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 नेगेटिव में आ जाएगा, मोलारिटी की पावर -1, टाइम की पावर -1 विच इज़ इक्वल्स टू मोलारिटी की पावर -1 सेकेंड इनवर्स। तो ये था रेट ऑफ, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेट कांस्टेंट के बारे में। 5 पॉइंट है टोटल। क्या है वो पॉइंट्स है, पहला कि रेट कांस्टेंट जो है वो रेट के इक्वल तब होगा एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा, इट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। तीसरा, रेट कांस्टेंट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, रिएक्टेंस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। फोर्थ कि अगर जितना ज़्यादा वैल्यू ऑफ के होगा, रेट कांस्टेंट होगा, उतना ज़्यादा रेट होगा उस रिएक्शन का, उतना ज़्यादा फास्टर वो रिएक्शन होगा।
एंड फिफ्थ इज अ यूनिट, वो क्या आता है, मोलारिटी की पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। अब नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक और टर्म हमने यहाँ पे एक आया था, वो था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये था ना यहाँ पे ऑर्डर, जो हमने ऑर्डर बोला विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी और ओवरऑल ऑर्डर। तो ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर जो है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज़ द सम ऑफ द एक्टिव मासेस in an experimentally calculated rate law expression. What is order? It is the sum of power of active masses. It is sum of the power of active masses in the experimentally calculated rate law expression. In the experimentally calculated rate law expression. तो ऑर्डर की हम बात करें तो दो टाइप का रिएक्शन होता है। एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जो सिर्फ सिंगल स्टेप में ख़त्म हो जाए, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जैसे 2 और मोर स्टेप्स लगते हैं कंप्लीट होने में, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन लिखेंगे हम इस चीज़ को, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंटरी रिएक्शन, और सेकेंड है फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में लिख सकते हैं हम रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन वन स्टेप, सिंगल स्टेप, रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन अ सिंगल स्टेप, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन 2 or more steps, 2 or more steps, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जैसे ये रिएक्शन था AA प्लस BB इट गिव्स CC प्लस DD, ये रिएक्शन था। तो रेट लॉ हमने यहाँ पे डिफाइन, रेट लॉ क्या था कि कंसंट्रेशन इनटू A की पावर अल्फ़ा एंड B की पावर बीटा, यही था। तो जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है इसके लिए जो ऑर्डर है, मतलब ये अल्फ़ा और बीटा है, वो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होता है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। मतलब अल्फ़ा विल बी इक्वल टू A एंड बीटा विल बी इक्वल टू B फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या है फिर से, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन अल्फ़ा एंड बीटा विल बी इक्वल टू द stoichiometric coefficient of A and B. A and B यहाँ पे reactants है, so alpha and beta will be the stoichiometric coefficient of the reactants for elementary reaction। और complex reaction क्या होता है, जो reaction 2 or more steps में ख़त्म हो। ऐसे example के लिए A gives B plus C, और फिर further B plus some D it gives E, ऐसा कुछ अगर reaction है तो इसे हम complex reaction बोलते हैं। तो इसके लिए भी अगर हम देखें एक जनरल जो एक रिएक्शन है वो हम कंसिडर करें, AA प्लस BB इट गिव्स CC प्लस DD। ये जो है एक स्टेप में नहीं बना है, ये ऐसा कुछ बना हुआ कि AA गिव्स BB प्लस CC, और फिर ऐसे हुआ होगा कि BB प्लस इट गिव्स DD, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो फिर हमने इसे ट्वाइस होगा तो हमने इसे कुछ ऐड करा तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ऐसा कुछ रिएक्शन मतलब कि मल्टीपल स्टेप्स में होकर ये फाइनल रिएक्शन हमारा बना। यहाँ पे भी रेट लॉ हम कैसे डिफाइन करेंगे, K इंटू A की पावर अल्फ़ा एंड B की पावर बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा A और B के बराबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू A एंड बीटा इज़ इक्वल्स टू B
मे और मे नॉट बी ट्रू, हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं ही हो सकता है, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हम नहीं बता सकते। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है और हम एज्यूम नहीं कर सकते कि अल्फ़ा जो है वो ए होगा या बीटा जो है बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मे और मे नॉट बी पॉसिबल, मे और मे नॉट बी पॉसिबल। वो डिपेंड करता है, दिस इज़ टोटली experimentally calculated. However, we'll further see in the chapter how do we calculate this, the order for complex reactions as well. But ये बात हमेशा हमें ध्यान रखना है कि इट इज़ एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड। ऑर्डर जो है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ तो अल्फ़ा जो है ए के बराबर और बीटा जो है बी के बराबर। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम ये बात ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर जो है ज़रूरी नहीं है कि ए और बी हो, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू वो एक्सपेरिमेंट कुछ क्वेश्चन जो होगा उसमें कुछ हिंट दिया होगा या कुछ मेथड बता होगा जिससे हम ऑर्डर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ऑर्डर नोट करके हम इसे लिख लेंगे। नोट पहला, order is determined experimentally, ये very important है। order is determined experimentally will remember this point, important है। second है ऑर्डर जो है ना वो पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, ज़ीरो, इंटीजर कुछ भी हो सकता है। सो ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, फ्रैक्शन, ज़ीरो, कुछ भी हो सकता है मतलब नेगेटिव जो है वो पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट होगा, मतलब कि ओवरऑल ऑर्डर जैसे हमने देखा अल्फ़ा प्लस बीटा वाला वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब अभी तक तो हमने नहीं देखा है। लेकिन इंडिविजुअली अगर हम बात करें अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव, बीटा की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। ओवरऑल सम जो है वो जनरली पॉजिटिव ही होता है। तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि नेगेटिव हम किसके लिए बोल रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट, और ऑर्डर जो है वो ऑर्डर एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है ऑर्डर के बारे में। इसकी ऑर्डर का फील आना ज़रूरी है। क्या होता क्या है ऑर्डर? सो ऑर्डर रिफ्लेक्ट्स द सेंसिटिविटी ऑफ रेट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन जो है वो चेंज कर रहा है, रिएक्शन का कंसंट्रेशन जो है वो चेंज कर रहा है। तो ऑर्डर क्या बताता है ना कि सेंसिटिविटी बताता है रेट का, कि कितना सेंसिटिव है रेट विथ रिस्पेक्ट टू मतलब कि ऑर्डर जो अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब कि जो रेट है वो ज़्यादा सेंसिटिव है। थोड़ा सा भी चेंज करेंगे रेट मतलब कि कंसंट्रेशन में तो रेट जो है वो ज़्यादा चेंज कर जाएगा अगर ऑर्डर की वैल्यू ज़्यादा है। और अगर ऑर्डर की वैल्यू कम है, तो कंसंट्रेशन को ज़्यादा चेंज करेंगे तो भी रेट पे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दिस लाइन विल राइट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट डालकर हम लिखेंगे ऑर्डर रिफ्लेक्ट्स द सेंसिटिविटी ऑफ रेट with respect to variation in concentration of reactants. तो ऑर्डर के बारे में हमने देख लिया। एलिमेंट्री रिएक्शन होगा तो ऑर्डर उसका हम अल्फा और बीटा का वैल्यू ए और बी के बराबर लेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड होता है। क्वेश्चन में या तो वैल्यू दे रखी होगी या कोई मेथड बता रखा होगी कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक मेथड है इनिशियल रेट मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे और उसके आगे फिर हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में जानेंगे और फर्दर इसे और कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू।